नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार पटेल है। मैं शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुंडरदेही में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम भाग 2 के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत खंड क में संकलित निबंध हिमालय की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इस निबंध के निबंधकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय भारत के जाने माने इतिहासविद, पुरातत्वविद, साहित्यकार के श्रेणी में रखा जाता है। इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत सारे निबंध और पुस्तकें लिखे हैं। इनका एक पुस्तक है कालिदास का भारत, और दूसरी किताब है भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ। इन्होंने भारतीय व्यक्ति कोश और हिंदी विश्वकोश का संकलन भी किया है, संपादन भी किया है। इनका हिंदी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में गहन चिंतन के बारे में, जो इनके पुस्तकों और निबंधों में दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, हिमालय की व्युत्पत्ति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये निबंध लिखने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए हिमालय महज एक पर्वत नहीं है, महज एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वो उससे बढ़कर है। वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। वो हमें जल देता है, जीवनदायिनी जल जिसको बोलते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, इन नदियों से जो मिलता है। हिमालय मानसून से आने वाले पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराता है। हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमें भीषण सर्दी से बचाता है। हिमालय पर विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु मिलते हैं जो भारत को समृद्ध बनाते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमें सालों भर जल प्रदान करती हैं, हमें विशाल मैदान प्रदान करती हैं जिस पर करोड़ों लोग की खेती निर्भर है। हिमालय हमारे आराध्य देवों की कर्मस्थली रही है, और हिमालय भारत के सबसे सुंदर वैभवशाली क्षेत्र हैं। वो हमारा प्रहरी भी है। तो इतनी सारी विशेषताओं को धारण करने वाले हिमालय को जानना बहुत जरूरी है, और कवि और लेखकों के लिए तो हमेशा से सबसे प्रिय जगह रहा है हिमालय, और उसका सौंदर्य हमेशा से सम्मोहित किया है। चाहे वो कालिदास हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हो। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर हिमालय पर्वत को भारत माता के मस्तक का मुकुट कहते हैं। दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति धरती के अंदर होने वाले जलजला से कुछ हुआ। दरअसल वास्तव में वो जलजला की व्याख्या भूगोलवेत्ताओं, भूगर्भ शास्त्रियों ने कई प्रकार से किया है। उसमें एक सबसे मान्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का मानना था
कि सभी महाद्वीप एक जगह स्थित थे। उसका नाम पैंजिया द्वीप था और उस समय एक ही महासागर था, पैंथालसा। धीरे धीरे इसमें इनका विस्थापन होने लगा, एक दूसरे से दूर जाने लगे, जिससे पहले दो भागों में टूट गया, जिसको उत्तरी भाग लॉरेंसिया, जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला और संकीर्ण महासागर खुला, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। और धीरे धीरे दो भागों में बंटने के बाद और भी भाग बंटने लगे और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया महादेशों का जन्म होने लगा। इसी विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है हैरी हेस ने। उन्होंने 1962 में सिद्धांत दिया प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि धरती के अंदर लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर प्लेट है जो खिसकते रहता है और इसकी संख्या लगभग 100 से ज़्यादा है, और इनके खिसकने से महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। हाल ही में हिमालय पर्वत, विशेष तौर से एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई तो देखा गया कि एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, मतलब भारत उत्तर की तरफ खिसक रहा है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया गया कि दो प्लेटों के टकराने से एक अलग प्रकार की भू आकृति निर्मित होती है। ऐसी ही दो प्लेटें जब आपस में टकराई, जो दो महाद्वीपीय प्लेटें, विशेष तौर से कहा जाता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से तेथिस सागर जो उस समय महासागर था, समुद्र था, उसके जो नीचे का भाग था अचानक से ऊपर उठ गया और उसके अवसादों से और उसके वलय और प्लेटीय किनारों से उसमें मुड़ाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हिमालय पर्वत का उदय हुआ। अब आप समझ गए कि हिमालय पर्वत वास्तव में दो प्लेटों के टकराने से अचानक से ऊपर उठ गया। दो प्लेट आते हैं ऐसे और टकराते हैं तो ऐसे उठ जाता है। तो ये और कौन से प्लेट थे? तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से। अक्सर आप जो देखते हैं भूकंप और ज्वालामुखी, इन्हीं प्लेटों के नीचे से खिसकने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से भूकंप और उसके अंदर से जो गैस वगैरह का दबाव बनता है जो नीचे से निकलता है, ज्वालामुखी वगैरह। अब जहाँ जहाँ भी भूकंप और ज्वालामुखी के जो क्षेत्र है, इन प्लेटों के किनारे ही हैं। इसी को भगवत शरण उपाध्याय ने बड़े ही साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि जलजला हुआ और गर्भ से कुछ जमीन सिकुड़ गई और ऊपरी सतह पर सहसा काया पलट हो गया और समुद्र ऊपर उठ गया और हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब आप हिमालय की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कारण समझ गए होंगे। तो ये जो पर्वत बन जाता है, हिमालय पर्वत, उसके बाद क्या क्या होता है, बड़ा संक्षेप में निबंधकार ने प्रस्तुत किया है, लेकिन बहुत सारी बातें बता गए इसमें। किस तरह से हमारे साहित्य में और हमारे पुराणों में, हमारे आदि ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि किन्नर किन्नरियाँ, वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ हैं जो बहुत ही अपने शारीरिक सौंदर्य और सुरीले गायन के लिए जाने जाते हैं। साथ ही मेघदूत भेजे प्रेयसियों को, कालिदास ने मेघदूत की रचना की। मेघदूत, उसमें यक्ष अपने प्रेमिका को बादलों के माध्यम से
मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। क्योंकि आप हिमालय पर जाएंगे तो वहाँ बादल ऐसे लगेंगे जैसे पास में है। इस पर नागार्जुन ने भी कविता लिखा है, बादल को गिरते देखा है। इसी प्रकार एक कहानी है कि भगवान शिव का विवाह पर्वतराज की पुत्री पार्वती से करने की चाह सभी देवता रखते थे, परंतु शिव अपने तपस्या में लीन थे, वे किसी प्रकार से माया के वश में नहीं आ पा रहे थे। तो कामदेव को ये काम सौंपा गया। कामदेव अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पत्नी के साथ, रति के साथ आए और अपना काम शुरू किया। उसी दौरान पार्वती भी आई। शिव पार्वती को देखकर उनकी तपस्या भंग हुई, उठे, लेकिन तब तक वो समझ चुके थे कि ये कामदेव का काम है। तो शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन भस्म होते होते भी वे हिमालय पर्वत पर ऐसा वातावरण बना चुके थे वसंत का, इतना सौंदर्य बना चुके थे कि शिव के मन में राग उत्पन्न हो चुका था पार्वती के प्रति। तो इसी के कारण कहा जाता है कि इतना सौंदर्य है वहाँ, क्योंकि कामदेव ने सौंदर्य को बसाया है, रचा है वहाँ पर। अब बात करते हैं हम थोड़ा हिमालय के विस्तार की, कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। तो भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि हिमालय के विस्तार पूरब से पश्चिम, समुद्र से समुद्र तक है। और इस बात का जिक्र कालिदास भी अपने ग्रंथों में करते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर दिशा में गिरिराज हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम के समुद्र में प्रवेश करता हुआ पृथ्वी के मापदंड सा स्थित है। इस प्रकार हिमालय प्राचीनों की राय में भारत की उत्तरी भौगोलिक और राजनीतिक आदर्श सीमा प्रस्तुत करता था। परंतु साधारण तौर से हिमालय का यह मान संसार के भौगोलिकों को मान्य नहीं, लेकिन संसार के जितने भूगोलवेत्ता हैं वो इसको पूरी तरह से नहीं मानते। विशेष तौर से हिंदू कुश पर्वत को हिमालय का विस्तार नहीं माना गया। ज़्यादातर भूगोलवेत्ता मानते हैं कि 1500 मील लंबा विस्तार पश्चिम में गिलगित और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक मान्य है। भारतीय परिभाषा, भारतीय जो ग्रंथ हैं, साहित्य है और भारतीय मनीषियों ने जो कहा है कि पश्चिम में हिंदू कुश के अलावा ईरान पठार का एक भाग और पूर्व में बर्मा के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो जो हिमालय जो नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है भौगोलिक रूप से, वो हिंदू कुश और ईरान को शामिल नहीं करता। हिमालय की लंबाई लगभग 1500 मील है और इसकी चौड़ाई 400 मील। हिमालय को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जो पामीर की गांठ से निकलकर पूरब की ओर जंजीरों की तरफ बढ़ती जाती हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे श्रेणियां पूरब की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। एवरेस्ट जो इनकी सबसे ऊंची चोटी है, इसी पूर्वी श्रृंखला में है, जो नेपाल में पड़ता है। इसका एक अपवाद है गार्डविन आस्टीन, बस यही एक पर्वत है जो पश्चिम में है। अब बात करेंगे श्रेणियों की। इन्होंने 6 श्रेणियां बताई। तो पहला श्रेणी है क्वेनलुन पहाड़ों की, जो तिब्बती पठार की ऊंची मुंडेर बनाती है। क्वेनलुन पहाड़ी तिब्बती पठार को ऊंची मुंडेर को बनाती हैं। दूसरी श्रेणी है काराकोरम या मुजदाग पहाड़ों की। ये काराकोरम सिंधु के उद्गम के उत्तर में है
इस श्रृंखला का मध्यम भाग अत्यंत आकर्षक है। वहीं पर प्रसिद्ध जोरकुल झील है, जिसमें संसार की 4 बड़ी नदियां निकलकर मैदान में आती हैं और एक उपजाऊ जमीन पैदा करती हैं। उत्तर की ओर से वहाँ से एक आमू दरिया निकलती है, जिसे अरब व छाप कहते हैं, जो वखां, बलख, बदख्शां को सरसब्ज करती मध्य एशिया के मैदानों में रेंगती अरब सागर में गिरती है। उसके तटवर्ती वहिक में केसर की खेती होती है और कहा जाता है कि वहीं पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के घोड़े ने अपने आयाल लाल कर लिए थे लौट लौट कर उन केसर के खेतों में। उसी झील से पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, जिसके बहाव की राह में कामरूप का देश पड़ता है। कामरूप का मतलब असम। अब कामरूप, वहाँ बहुत सारी कल्पनाएं हैं कि जो असम कामरूप जो क्षेत्र है वो जादू टोने का नगर है, जहाँ की नारियों को प्रिय पुरुष को भेड़ा बनाकर रखने का रिवाज है। अब भेड़ा क्या बनाते होंगे, वास्तव में रहा होगा कि वहाँ की स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं, तो जो पुरुष जाते होंगे उनके प्रेम पास में बन जाते होंगे, फिर वापस नहीं आते होंगे, तो उसके बारे में ऐसी किंवदंती हुई होगी। में सिंधु नदी कश्मीर की ऊंचाइयों से उत्तर पंजाब को उर्वर करती है और दक्षिण में गंगा मध्य देश को अपने स्पर्श से पावन। ये रहा दूसरा श्रेणी, काराकोरम। देखिए, तीसरी श्रेणी है लद्दाख, जो लद्दाख और लेह में विस्तृत है। हिमालय की चौथी श्रेणी है जश्कर, जो हिमालय की प्रधान पर्वतमाला है। इसका मस्तक बर्फीली चोटियों से चमकता रहता है। उसकी चोटियों गंगोत्री से नंदा देवी तक शिमला के पहाड़ों से दिखती हैं। पांचवा श्रेणी है पीर पंजाल या धौलाधर श्रेणी। यह बाहरी हिमालय में पड़ती है, जो उसकी 5वीं श्रेणी है। निचले हिमालय में डल की अंतिम छोर, जहाँ पर डल झील है, उसके अंतिम छोर 6ठी पर्वतमाला है, जिसमें शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक है जो है 6ठी हिमालय की पर्वत श्रृंखला। हालांकि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से एक और विभाजन किया जाता है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है स्थान के अनुसार। पहला है पंजाब हिमालय, जो 350 मील लंबा है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो 200 मील लंबा है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो 500 मील लंबा है। और चौथा है आसाम हिमालय, जो 450 मील लंबा है। पंजाब हिमालय का विस्तार गिलगित से सतलज तक माना जाता है। इससे अधिक 20,000 फुट से कम ही ऊंची चोटियां हैं। पंजाब हिमालय का विस्तार गिलगित से सतलज तक है। इसमें अधिकतर 20,000 फुट से कम की ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर नंगा पर्वत यहीं पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 26,656 फुट है। जो दूसरा हिमालय जो है कुमायूं हिमालय, जिसको हम बोलते हैं, यह सतलज से काली नदी तक माना गया है इसमें। और अधिकतर तीर्थ स्थान इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। यहीं पर नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब इसी श्रृंखला में है, कुमायूं हिमालय में। तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। यह काली नदी से सिक्किम तक इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। तिब्बत और नेपाल की संधि पर खड़ा 29,002 फुट एवरेस्ट इसी पर है। कंचनजंगा,
मकालू, याशा, धवलागिरी, नारायणी, गुरला मंदाता, गौरी शंकर आदि ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय पर मिलती हैं। अब है चौथा हिमालय, आसाम हिमालय। उसका विस्तार सिक्किम की तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र और चीन की सीमा तक है। इसकी चोटियों में प्रसिद्ध नाम चाबाखा, धोनकिया, जोंगसोंगला, कुल्हा कांगरी, काबरू आदि हैं। यहाँ पर आते आते थोड़ी ऊंचाई कम हो जाती है। ये हुआ हिमालय पर्वत के शिखर और हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बारे में और वहाँ पर अवस्थित उनकी चोटियाँ और वहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में। अब हम थोड़े से बात करेंगे वहाँ पर झील भी। और जब झील की बात आती है तो मानसरोवर झील को जरूर याद किया जाता है। यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े अनंत झीलें हैं हिमालय पर और आश्चर्य करेंगे कुछ झीलें खारे पानी की भी झील हैं और खारे पानी की झील ये साबित करते हैं कि हिमालय कभी समुद्र के अंदर था। और कुछ ऐसे अवशेष भी मिले जो समुद्री जीवों के हिमालय की ऊपरी सतहों पर। इससे भी साबित होता है कि हिमालय की चोटियाँ कभी समुद्र के अंदर थी। अब है कि मानसरोवर जो झील है वो सौंदर्य का प्रतिमान है झीलों में। यह कैलाश पर्वत के पास है और इसके सौंदर्य का वर्णन हिंदी साहित्य ही नहीं भारतीय साहित्य में बहुत मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ रंग बिरंगे कमल खिलते हैं, यहाँ हंसों की कतारें उसमें विचरण करते रहते हैं। जब कमल दल अत्यधिक शीत के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, ठंड में जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ से जो हंस के रहने वाले हैं वहाँ से मैदान की तरफ वापस लौट आते हैं। मानसरोवर झील कैलाश पर्वतमाला के ही पास है, वहाँ से लगभग 25 मील दक्षिण में है। नीति नामक दर्रे से पूर्व कैलाश और मानसरोवर दोनों तिब्बत में है। नीति दर्रे से होकर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। कैलाश का तिब्बती नाम खांग रंगपोचे है। देसी विदेशी सभी यात्रियों ने उसकी शालीनता सराही है। स्ट्रेची का कहना है कि भारत हिमालय में कोई गिरि शिखर ऐसा नहीं है जो कैलाश की सुंदरता पा सके। कालिदास ने उसे स्फटिक का बना हुआ बताया है। स्फटिक का मतलब होता है चमकना, चमक वाले, शीशे जैसी चमक वाला। कैलाश पर्वत को अभी भी आप देखेंगे तो उस पर जो बर्फ़ की सफ़ेद चादर है और उस पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं या चांद की किरणें पड़ती हैं तो बहुत दिव्य ढंग से चमकता है। गौरीशंकर नाम भारतीय साहित्य में बराबर आता है। साधारणतः यह माना जाता है कि गौरीशंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जब एवरेस्ट की माप कैप्टन उड़के ने की तब प्रमाणित हुआ कि नहीं, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है और गौरीशंकर 5,500 फुट उससे छोटी दूसरी चोटी है। गंधमादन की चर्चा संस्कृत साहित्य में बहुत मिलता है। इसकी चर्चा रामायण में भी है, कालिदास ने भी किया है और कहा जाता है कि गंधमादन जो पर्वत है यहीं पर हनुमान जी रहते हैं। गंधमादन पर्वत पर अभी भी निवास करते हैं और उस गंधमादन पर्वत के बारे में, शिव पार्वती के बारे में बहुत सारा पूरा साहित्य भरा पड़ा है उनके चर्चा से।
ने उसे कैलाश का ही एक भाग माना है। कालिका पुराण इसे कैलाश पर्वत का दक्षिणी भाग मानता है। महाभारत और वराह पुराण में भी इसी श्रृंखला में बद्रिकाश्रम होने का भी बात बताया गया है। मार्कंडेय और स्कंद पुराण गंधमादन को गढ़वाल के पहाड़ों का वह भाग मानते हैं जिनसे होकर अलकनंदा बहती है। कालिदास ने उसे कैलाश का ही एक अंग माना है जिससे होकर उनकी राय मंदाकिनी और जाह्नवी नदी बहती है। वास्तव में देखा जाए तो हिमालय पर्वत का वर्णन और दर्शन सदा से भारतीयों के लिए प्रिय रहा। भारत के वीर पांडव अंत में इसी हिमालय में जाकर गलकर अपने अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं। संस्कृत के कवियों में इस पर्वतमाला के सौंदर्य को लेकर विशेष आकर्षण रहा है। कालिदास तो जैसे अपने ग्रंथों में बार बार इस शैलराज की ओर लौट पड़ते हैं। कुमार संभवम की सारी कथा हिमालय में ही घटित होती है। उत्तर में की इसी पर्वत का वर्णन करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंग हिमालय से ही संबंध रखता है। रघुवंश के पहले, दूसरे और चौथे सर्गों में भी उसी गिरिराज का बखान है। कालिदास के हिमालय वर्णन का संक्षेप में उल्लेख भी इस निबंध में किया गया है। कालिदास कहते हैं कि मेघों की शीतल छाया का आनंद ले सिद्ध वर्षा और आंधी से उज्ज्वलित ऊपर की शिलाओं पर धूप का सेवन करते हैं। वहाँ हिमालय पर बहुत सारे सिद्ध पुरुष, महात्मा, ऋषि रहते थे और उनको शांति से वहाँ पर अपने तपस्या करते थे। भोजपत्रों से रह रहकर मरमर ध्वनि उठती है। भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष है जो हिमालय पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनकी छाल सफ़ेद होती है और वो उनकी छाल पहले लिखने के काम भी आते थे। तो उनकी टहनियाँ जो हैं आपस में टकराने से मरमर की ध्वनि निकलते रहती। पवन बांस के रंध्रों में सरसराकर वंशी ध्वनि उत्पन्न करता है। वहाँ बहुत सारे बांस के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलेंगे जिनके रंध्रों से सरसराकर वंशी ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। ऐसा कालिदास लिखते हैं, जिससे किन्नरियों के गाने को सहायता मिलती। अब इसी हिमालय के श्रेणियों में किन्नर और किन्नरियाँ जनजाति हैं यहाँ मिलते हैं, जो अपने अनुपम सौंदर्य और मधुर गायन के लिए जाने जाते हैं। और इनमें ताल कौन मिला रहा है? तो बांस के वृक्ष। गंगा शिखरों से लदी शीतल वायु यात्रियों को मार्ग श्रम दूर करती है। यह गंगा जैसी जो नदियां हैं, उस नदियों से गुजरने वाले जो हवाएं हैं इतनी शीतल और ठंडक प्रदान करते हैं कि जो वहाँ पर जो यात्री, जो मनुष्य घूमने के लिए जाते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, थक जाते हैं, उनको बहुत ही आराम की स्थिति प्रदान करते हैं, विश्राम की स्थिति प्रदान करते हैं, उनके थकावट को दूर कर देते हैं। नेमरू वृक्ष की घनी छाया में बैठे कस्तूरी मृग के नाभिक के स्पर्श से शिलाएं गमक उठती। और बड़ा अद्भुत है, किसी हिमालय के क्षेत्र में ही कस्तूरी मृग मिलता है। कस्तूरी मृग की विशेषता है उसके नाभि में कस्तूरी होता है और वो बहुत सुगंधित होता है। और ये बात उस मृग को भी नहीं, उस हिरण को भी नहीं पता होता। उस सुगंध के वशभूत वो दौड़ते रहते हैं, कहाँ से आ रहा सुगंध। लेकिन उनके दौड़ भाग करने से जो शिलाएं, जो पत्थर से स्पर्श होता है उनके कस्तूरी का, उस शिलाएं भी महकने लगती है, सुगंधित हो जाती हैं। रात्रि के समय वनस्पतियां तेलहीन प्रदीपों का रूप धारण कर लेती हैं। रात में ऐसा लगता है कि चार वनस्पतियां चमकने लगती, ऐसा लगता है कि बिना तेल के ही वे दीपक की तरह चमक उठती है।
हिमालय की श्रृंखला में एक और क्रौंच रंध्र है जिसे परशुराम ने अपनी शक्ति की परीक्षा के लिए बाण से भेद द्वार सा प्रस्तुत कर दिया था। कहा जाता है कि परशुराम ने जब धनुष विद्या प्राप्त कर ली तो वे अपने बाणों के संधान से हिमालय को छेद कर दिया, आर पार राह बना दिया, और उसी राह को क्रौंच रंध्र कहा जाता है। अब क्रौंच रंध्र का मतलब है क्रौंच पक्षी, जो पक्षी हिमालय के उस पार से इस पार आते, कहा जाता है कि इसी राह से होकर, इसी दर्रे से होकर मानसरोवर झील में रहने वाले हंस और अन्य पक्षी ठंडी के दिनों में भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ आते हैं, इसलिए क्रौंच रंध्र नाम पड़ गया उस दर्रे का। कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हाथी दांत की तरह, कटे हुए हाथी दांत की तरह कैलाश पर्वत दिखता है, और वह इतने सुंदर है, इतना धवल है, इतना सफ़ेद है कि वो दर्पण जैसा दिखता है। और उसमें उस समय की देवांगनाएँ जो हैं, सुंदरियाँ हैं, वो अपने चेहरा उसमें निहारती थी, देखती थी। चमरी गाय मिलती। अब चमरी गाय क्या है? वास्तव में याक को चमरी गाय भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, मूछे भी बहुत मुलायम और घने होते हैं। तो ठंड के प्रदेश में रहते तो उनको बहुत बाल मुलायम और बड़े बड़े होते हैं ताकि ठंड से बच सके। उसी याक के पूँछों के जो बाल होते हैं, उससे सम्राट या राजा महाराजा जो बैठे रहते थे राजगद्दी पर, उनके पास झलने के लिए जो चामर होते थे पंखे के समान, वो बनाए जाते थे। हाथियों के झुंड सदा सर्वत्र देवदारू के जंगलों में फिरा करते हैं। उनके संघर्ष से सरल वृक्ष छिल जाते हैं और उनकी दूध की गंध वातावरण गमक उठती है। दरअसल जो सरल वृक्ष है, उसकी दूध हाथियों को बहुत पसंद है, उसके छाल से जो दूध निकलता है। वे जब चलते रहते हैं तो उसकी टहनियों में अपना शरीर को रगड़ते रहते हैं, जिससे वो टहनी टूटकर बहुत सुगंधित वातावरण प्रस्तुत करता है। उसके दूध की गंध से पूरा हिमालय में एक अद्भुत वातावरण बनता है। कभी हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन बार बार करता है कि किस तरह से बर्फ, हिम, वनस्पति, तमाम तरह के जीव जंतुओं से अपने में समेटे हुए हिमालय बार बार मानवता को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत के सौंदर्य, इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने इस निबंध में हिमालय की व्युत्पत्ति के भौगोलिक कारणों की जानने का प्रयास किया। हिमालय को लेकर इतिहास में, हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे साहित्य में क्या वर्णन है, उसके बारे में हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि भूगोलवेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने हिमालय को किस प्रकार से विभाजित किया है, इसके बारे में जाना। हमने जानने का प्रयास किया कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं कैसे विभाजित हैं। हमने जाना कि हिमालय पर्वत पर जो झील है उनका सौंदर्य और उनकी उपादेयता क्या है हमारे लिए। हमने जाना कि साहित्य में विशेष तौर से कालिदास ने किस प्रकार से अपने साहित्य में हिमालय का वर्णन किया, और यह वर्णन वहीं तक नहीं रुकता है। आज भी बदस्तूर वो प्रक्रिया जारी है। आज के कवि भी इस पर लगातार लिख रहे हैं। छायावादी
कवि जयशंकर प्रसाद भारतीयों को जगाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में लोगों को प्रेरित करने के लिए हिमालय से ही आवाहन करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग शे प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस प्रकार से हम हिमालय पर्वत के सौंदर्य और भारत में उसकी विशेष महत्व को दर्शाता हुआ यह निबंध आप समझ चुके होंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।